हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आप सबका स्वागत है प्रिज्म जीएस एंड बायोलॉजी में। तो आज हमारा जो 13 अगस्त का जो भी द हिंदू न्यूज़पेपर में इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है उसके ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, तो पहले तो आपके सामने एक दो आर्टिकल्स है। ठीक है, दो अपने एडिटोरियल्स में इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी। पहली न्यूज़ अपनी है ट्रबलिंग बिल द एफसीआर अमेंडमेंट नीड रीड्राफ्टिंग इन द जेपीसी। जेपीसी मतलब जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। एंड सेकंड है द टाइमली रीसेट फॉर द फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो देखिए, जो पहला टॉपिक है, जो अपना अपना एफ सी आर वाला है, जहाँ पे एनजीओ को जो फंड वाली चीज़ें है वो आएगा अपने पेपर स्टडीज टू पॉलिटी से। यहाँ पे पॉलिटी और गवर्नेंस और सोशल जस्टिस उन दोनों से रिलेटेड है। ठीक है, अगर हम यूपीएससी का पे सिलेबस देखें तो। और जो दूसरा अपना टॉपिक है वो पेपर 3 उससे रिलेटेड है, जहाँ पे हम बात करें पीडीएस यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें एफ सी आर अमेंडमेंट 2026 क्या है, पैराडिगम शिफ्ट क्या है उसमें, तो देखिए जो उसके रूल्स रेगुलेशन क्या है उन्होंने बनाया कि एक तो रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो वहाँ पे वो रिफ्यूज हो जाएगा। रिन्यूअल नहीं होगा रजिस्टर, फिर नॉन एप्लीकेशन और फेलर टू रिन्यू बिफोर एक्सपायर। अगर एक्सपायर होने से पहले भी अगर रजिस्टर आपने नहीं करवाया तो उसमें अपना रिन्यू नहीं करवाया तो वो एक्सपायर हो जाए। उसका रीज़न क्या है इस सब का कि ऑटोमेटिक लॉस ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड ड्रैगोनिक स्टेप इमीडिएट टेक ओवर ऑफ द फंड्स एंड फिजिकल एसेट बाय गवर्नमेंट डिजाइन बाय द अथॉरिटी। जो एक चीज़ें चल रही है कि जो इवोल्यूशन एफसीआर रेगुलेशन का किस तरीके से कि 2020 में कौन सा अमेंडमेंट हुआ था और अभी 2026 में उसमें क्या चेंजेस होने वाले। 2020 में अपना अमेंडमेंट हुआ था कि बेर्ड इंटर एनजीओ फंड ट्रांसफर केप्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस से 20%। तो अपना जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है उस पर एनजीओ सिर्फ 20% अपना जो भी फंड है उसका यूज़ कर सकती है। और अपना 2026 में क्या अमेंडमेंट हुआ है कि शिफ्ट फोकस फ्रॉम रेगुलेटिंग हाउ फंड्स आर यूज टू डायरेक्ट फिजिकल एसेट एंड फंड कॉन्सिफिकेशन बाय द स्टेट अपॉन द मेयर लैब्स ऑफ द सर्टिफिकेशन। तो इसमें ये बात हो रही है कि किस तरीके से वो अपने फंड्स को यूज़ करेगी, उस सभी चीज़ को आपको गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि आपका, मान लो कि पर्टिकुलर एक अमाउंट हम बोल सकते हैं कि मान लो कि अगर आप किसी भी एनजीओ को अगर 10 लाख का अगर फंड मिला है तो उस 10 लाख के फंड में उन्होंने 50,000, 1 लाख, जो भी 10 लाख पूरा है वो किस तरीके से कहाँ कहाँ यूज़ किया, उस सब का जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड उन्हें गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना पड़ेगा। जब भी गवर्नमेंट उनसे पूछेगी उन्हें अपना रिकॉर्ड प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर उनके फंड से कोई फिजिकल एसेट खरीदी गई है, जैसे कि कोई ज़मीन है या कोई दुकान है, ऐसी चीज़ें जो रेंट पे है, कोई घर है रेंट पे है या दूसरी और कोई चीज़ें है, तो उनका भी उन्हें वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि किस तरीके से उनके पास कितनी फिजिकल एसेट है, उनका फंड का उनका एक्सपेंस कहाँ कहाँ है, फिर किस तरीके से उन्होंने उसका यूटिलाइजेशन किया है, वो सभी के सभी रिकॉर्ड जो है वो गवर्नमेंट को आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, और उसके बदले आपको एक लैब सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आपको आपके पास वो सर्टिफिकेट नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपने गवर्नमेंट को पूरा रिकॉर्ड नहीं दिया है, तो उसके बदले गवर्नमेंट आपकी सभी जो प्रॉपर्टीज है या फिर आपके फंड है उसे सीज भी कर सकती है और उस तरीके से चलेगी। तो उसके लिए एक अपनी डिपार्टमेंट भी बनाया हुआ है। द रूल द बिल्डिंग और एसेट बिल्ड इवन पार्शियली विथ फॉरेन फंड्स आर सीज्ड इन फुल। तो अब जो भी फंड होगा वो पूरी तरीके से सीज किया जा सकता है। ठीक है, the NGO must appeal the and retrieve the portion of the portion not funded by the foreign money। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो सकता है कि अगर यहाँ पे एनजीओ चाहे तो अपना जो भी फंड है उसमें वो अपील कर सकता है, बट वो किसको रिट्राइव कर सकता है कि जो फॉरेन से नहीं आया है। अगर वो आपके देश में ही किसी ने आपको डोनेशन किया है तो आप उसे रिट्राइव कर सकते हैं। अगर वो फॉरेन से आया है, बाहर से आया है, तो आप उसे रिट्राइव नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे क्यों जो अपने फॉरेन से फंड आ रहे हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट इतना स्ट्रिक्ट हो रही है, उसका देखिए रीज़न क्या है कि जो फॉरेन से अपने फंड आते हैं, ठीक है, उस फंड का वो लोग यूटिलाइजेशन कितना और कहाँ करते हैं वो पता नहीं। कई ऐसी जगह है कि जहाँ पे फंड का उपयोग एज हवाला मनी की थे। हवाले का पैसा आपको पता होगा। हवाले का पैसा मतलब कि जो चीज़ गवर्नमेंट या फिर जो लीगल नहीं है, इलीगल हो, आप बॉर्डर के पार आप भेज रहे हो, उसका कुछ करना है आपको, तो उसे हवाला पैसे कहते हैं। कई बार क्या होता है कि ये ऐसे जो भी एनजीओ है
उसे वो इस तरीके से फंड देते हैं कि आपको हम जो फंड देंगे उसका कुछ परसेंट आप अपने लिए यूटिलाइजेशन कर सकते हो, क्योंकि आपने हमारी हेल्प की इस फंड को रखने के लिए, और बाकी की जो चीज़ है वो आपको इस पर्सन को या फिर इस कंपनी को या फिर इस लोग को देना है, ठीक है। तो वो इस तरीके से भी अपना जो भी पैसा है वो हवाले की तरह से भी वो यहाँ पे कई बार हमारी कंट्री में या कई जगह पे वो ट्रांसफ़र कर सकती है, भेज सकती है, जिसकी वजह से अब गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट हो चुकी है। और गवर्नमेंट ने बोला कि जो आपके एनजीओ में जो भी फॉरेन फंड्स आ रहे हैं, ठीक है, उसको आपको 100% बताना पड़ेगा कि फॉरेन फंड्स कहाँ से आए, उसका 100% आपका यूटिलाइजेशन आपने कहाँ किया। वो सभी के सभी रिकॉर्ड आपको गवर्नमेंट को दिखाने पड़ेगी, और उस रिकॉर्ड की दिखाने के बदले आपको जो भी आप सभी चीज़ें देगी उसके बदले आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि हाँ, इस एनजीओ ने हमें सभी चीज़ें बताई और इसका जो भी डाटा है या फिर उसका जो भी चीज़ें है वो पूरी तरीके से क्लियर है। ये सर्टिफिकेट आपके पास रहेगा। अगर ये सर्टिफिकेट आपके पास नहीं होता तो गवर्नमेंट कभी भी आपकी जो भी प्रॉपर्टी है उसे पूरी तरीके से सीज कर सकती है। तो यही इस 2026 अमेंडमेंट में है, क्योंकि जो बाहर के कंट्री से जो ऐसे पैसे आ रहे हैं और इस पैसे से जो भी एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ हो रही है हमारे देश में, ठीक है, उस एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने ये अमेंडमेंट लिया है। और कई जगह पे ऐसा नहीं कि सभी एनजीओस में हो रहा है, बट कुछ ऐसे एनजीओस है कि जो ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, और कुछ ऐसी कंपनी या फिर कुछ ऐसे लोग भी है कि जो जानबूझ के बाहर का पैसा इंडिया में लाने के लिए वो एनजीओस का डेवलपमेंट करते, मतलब एनजीओ बनाते, और फंडिंग के नाम पे वहाँ से लोग उसे पैसा देते और इस पैसे का यूज़ वो इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ में करते हैं हमारे देश में। तो ये सब चीज़ न हो, इसलिए फॉरेन फंड का जितना भी आपको फंड मिला है, आपको फॉरेन से जो भी फंड मिला है किसी एनजीओ को, उसका 100% आपने कहाँ पे यूटिलाइजेशन किया है। इसका मतलब कि अगर आपको मान लीजिए कि अगर आपका 1 करोड़ का आपको फंड मिला है कहीं से, तो उस 1 करोड़ का आपने कहाँ कहाँ यूटिलाइजेशन किया है, 10 लाख किया, कहीं पे 5 लाख, कहीं पे 25 लाख, उस सभी का रिकॉर्ड आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। अगर ये रिकॉर्ड आप देगी, अगर आप उसे पूरी तरीके से सब कुछ बताएंगे, फिर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर वो सर्टिफिकेट आपके पास नहीं होगा तो वो चीज़ सीज भी हो सकती है। और ये चीज़ यहाँ पर भी हमने लिखी है, देखिए। पहला तो वायोलेशन ऑफ द नेचुरल जस्टिस। क्यों यहाँ पे वायोलेशन हो रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन हैव नो राइट टू बी हियर्ड बिफोर द रिन्यूअल इज रिफ्यूज्ड, ठीक है। तो ये एक बात है। फिर नो डायरेक्ट अपील, द रिफ्यूजल टू रिन्यू कैन नॉट बी अपील्ड एंड एनजीओस कैन ओनली अपील टू अ डिस्ट्रिक्ट जज रिगार्डिंग हाउ द अथॉरिटी हैंडल्स द प्रॉपर्टी आफ्टर सीज। तो वो कहीं पे अपील नहीं कर सकते। अगर फिर भी उन्हें अपील करनी है तो वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट जज को कर सकते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी का अथॉरिटी किस तरीके से कहाँ पे यूज़ कर रही है। और ओपेक की पावर, द सेंटर कैन यूज अनडिस्क्लोज रीजन टू विड्रॉ द लाइसेंस एंड डायरेक्ट द बॉडी होल्डिंग द प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे सेंटर के पास ऐसा पावर है, ऐसा यहाँ पे अमेंडमेंट के द्वारा आपको पावर बताया जाएगा कि सेंटर आपको बताएगा भी नहीं कि रीज़न कौन सा है। और आपसे जो लाइसेंस है एनजीओ में, आपको लाइसेंस मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि आपका एनजीओ चलाते हैं, उसके लिए वो लाइसेंस भी आपसे ले लेगा, विड्रॉ कर लेगा, और डायरेक्ट आपकी जो बॉडी है उसे वो सीज भी कर देगा, उसकी सभी के सभी प्रॉपर्टी को एक अथॉरिटी के पास छोड़ देगा जो भी एक गवर्नमेंट बॉडी होगी, ठीक है। तो ये एक ओपेक की पावर भी अभी सेक्टर के पास है और इस अमेंडमेंट के दौरान। और जो रेट्रोस्पेक्टिव रिस्क क्या है कि डिस्पाइट द एग्जीक्यूटिव एश्योरेंस टू द कॉन्ट्रेरी द बिल्स नेक्स्ट एलो रेट्रोस्पेक्टिव एक्शन, ठीक है। डिकेड्स ओल्ड इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल, स्कूल्स कैन हैव एसेट रिसाइज टुडे इफ देयर सर्टिफिकेट लैप्स। कि अगर हॉस्पिटल और स्कूल जैसी चीज़ें भी अगर किसी ने बनाई है, किसी एनजीओ ने बनाई है, किसी बाहर के जो फॉरेन फंड्स है उसके द्वारा बनाई है, और आज भी अगर उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, मान लो कि ये हॉस्पिटल या स्कूल 10 या 15 साल पहले बनाई है, बट अगर आज उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो वो आज भी उस इतने पुराने हॉस्पिटल या स्कूल को वो सीज भी कर सकते हैं, भले उसका उन्होंने बनाया इसे 10-15 साल पहले या 20 साल पहले हो, फिर भी वो सभी उस इंस्टीट्यूट को वो सीज भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसका सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ पे हुई कि जहाँ पे नागालैंड, तमिलनाडु, मिजोरम। क्यों? क्योंकि 100 मार्च अंडर न्यूली फॉर्म्ड काउंसिल ऑफ द चर्चिस। तो वहाँ पे जो चर्च है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉरेन फंड आते हैं, तो उन लोगों ने इसके अगेंस्ट मतलब बोला कि ऐसा आप नहीं कर सकते, हमारा जो फंड्स है हम क्यों सभी डेटा गवर्नमेंट को दे, ठीक है। फिर नागालैंड में भी हुआ, चीफ मिनिस्टर फॉर्मली रोट होम मिनिस्टर सीकिंग द पार्लियामेंट्री रिव्यू। और फिर तमिलनाडु में भी हुआ, स्टेट असेंबली पास्ट अनयूनियन रिजोल्यूशन डिमांडिंग ऑन द सेंटर विड्रॉ द बिल।
तो ये सभी चीज़ें होती है, क्योंकि केरला हो गए, तमिलनाडु, नागालैंड, मिजोरम, कई ऐसे स्टेट है हमारे इंडिया में कि जहाँ पे माइनॉरिटीज़ कई ऐसी है कि जहाँ पे फॉरेन फंड्स उन्हें आते हैं, और उस फॉरेन फंड्स का उनको जो भी डाटा देना है वो डाटा गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। अगर वो ऐसा डाटा नहीं देती तो वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और हम सबको पता है कि जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, क्रिश्चियन कम्युनिटी की कई सारी स्कूल और कई सारे जो कॉलेजेस है वो अभी ऑल ओवर इंडिया में चल रही है, जैसे कि सेंट जेवियर्स हो गई, सेंट एंड्रयूस हो गई। तो वो सभी के सभी नाम की जो भी कॉलेजेस या स्कूल्स है वो सभी वही चलाते, उनके चर्च चलाते हैं या फिर उनकी एनजीओस चलाती है। तो वो सभी फंड्स कहाँ से आ रहे हैं? अगर फॉरेन से आ रहे हैं तो कहाँ से आ रहे हैं, और उस फंड्स का आप किस तरीके से यूटिलाइजेशन कर रहे हो? और सभी के सभी रिकॉर्ड और सभी के सभी डाटा अब आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, तभी आपकी वो इंस्टीट्यूशन चल पाएगी और तभी आपका वो एनजीओ चल पाएगा, वरना वो सभी इंस्टीट्यूट और सभी एनजीओस को आप गवर्नमेंट सीज कर लेगी। तो ये एक इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी एक अमेंडमेंट था, क्योंकि हमें पता है कि जो हवाले का पैसा आता है या फिर जो ऐसा फंड आता है जिसका फिर इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ में लोग यूज़ करते हैं, उससे अच्छा है कि आपके पास डाटा और रिकॉर्ड हो, जिससे गवर्नमेंट की नज़र पूरी तरीके से सभी जगह बनी रहे और गवर्नमेंट को भी पता चले कि किस फंड का यूटिलाइजेशन कौन सी जो अपना एनजीओ है वो कहाँ पे कर रहा है। ये ज़रूरी भी है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे देश का एरिया बड़ा है, जिस तरीके से हमारा पॉपुलेशन है, इतने सारे स्टेट्स है, तो वहाँ पर इस तरीके के रेगुलेशन भी ज़रूरी है, ताकि इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ कम हो और इजी से सभी एडमिनिस्ट्रेटिव और सभी चीज़ें चलती रहे। ठीक है, जो अपनी चीज़ें वो कानून अच्छे से बनाए रहे और सभी जगह पे चलती रहे, क्योंकि हमें पता है कि अभी जो जंतर मंतर में भी जो अपना एक प्रोटेस्ट हुआ था, वहाँ पर भी कई सारे फॉरेन फंड्स थे कि वो लोगों को, मतलब जो वहाँ पे प्रोटेस्टर थे उनको दो दो तीन तीन टाइम वो खाना देते थे, उनको जो भी फैसिलिटीज़ चाहिए थी वो देते थे। तो वो इतने सारे फंड्स कहाँ से आए? वो फॉरेन फंड्स ही थे कि जो ऐसी इंटरनेशनल एक्टिविटी को या फिर ऐसी जगह ऐसी लोगों को वो एक्टिव करते या फिर उन्हें वो फंड्स दे के उन्हें मोटिव करते, उनकी हेल्प करते। कुछ चीज़ें जब तक एक लिमिट में आप चीज़ें करते हो वो ठीक है, बट अगर आप की जो एक्टिविटी है वो अगर इंटरनेशनल होने लगी है तो वो कहीं ना कहीं आप देशद्रोही जैसा काम कर रहे हो, देश विरोधी है। तो ऐसी एक्टिविटीज़ कम हो, इसलिए गवर्नमेंट ने ये अमेंडमेंट पास किया है कि अगर एनजीओ के पास ऐसे फंड्स हो गए तो उन्हें पूरे का पूरा डाटा और रिकॉर्ड हमें देना पड़ेगा। ठीक है, और इसके जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रीलिम्स के क्वेश्चन है वो हम नीचे यहाँ पे डील करने वाले, जो दूसरी स्लाइड्स में मैंने रखी है। अब यहाँ पे हम दूसरे टॉपिक्स पे आते हैं कि जो अपना टॉपिक है दूसरा, उस पर किस तरीके से चलेगी, जो अपना फूड वाला है कि फूड सिक्योरिटी किस तरीके से। तो देखिए, ऐसे एन एफ ऐसे ड्राफ्ट बिल 2026 अरिथमेटिक टॉप अनिक्विटी। देखिए, जो हाउस होल्ड अनेबल है कि जो अपना 11 और 12 में जो अपना रिकमेंडेड था 52% का डाइट का, वो हो गया अब 23% का। ठीक है, तो इम्प्रूवमेंट वहाँ पे हुआ है। अनएबल टू अफोर्ड द ICMR, तो जो लोग जिस तरीके से अफोर्ड कर रहे हैं, और यहाँ पे रियलिटी क्या है, करोड़ स्टिल कैन नॉट अफोर्ड एन इडिक्वेट हेल्थ डाइट एंड मॉडर्न पॉलिसी मस्ट एड्रेस दिस गैप। तो देखिए, इस चीज़ से आने से पहले मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो हमें पता है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, एक मिनट मैं यहाँ पे 2 मिनट मुझे दीजिएगा। ठीक है, तो फिर से रिज्यूम करते हैं। देखिए, ये मैं यहाँ पे आपको बता रहा था कि जो अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है जो कि यूनाइटेड नेशंस ने हमें दिए, गिवन बाय यूनाइटेड नेशन, उसमें 17 गोल्स है। ठीक है, उसमें से जो फर्स्ट गोल है वो है नो पॉवर्टी, यानी कि गरीबी को हमें दूर करना है।
गरीबों को नहीं, गरीबी को दूर करना है। और सेकंड है जीरो हंगर। तो अगर हमें इस जीरो हंगर वाले जो सेकंड गोल्स को अगर हमें अचीव करना है तो हमें फूड सिक्योरिटी इंडिया में लानी पड़ेगी, और उस बारे में हमें देखना पड़ेगा। बाकी तो और जो 17 गोल्स है उसमें जेंडर इक्वालिटी है और रिन्यूएबल एनर्जी, वो सभी चीज़ें है, पर अभी यहाँ पे हमारा टॉपिक है फूड सिक्योरिटी से। तो देखिए पहले का रूल क्या था कि फ्लैट 35 किलोग्राम पर हाउस होल्ड फॉर अंत्योदय अन्न योजना, कि आप कोई भी करो आपको सिर्फ 35 किलोग्राम जो है अपना वो अनाज देने को मिलेगा। और अब न्यू प्रपोजल क्या है कि 7 kg पर पर्सन, बट मैक्सिमम आप 35 ही दे सकते हो। तो अगर आप 7 से भी अगर मल्टीप्लाई करें तो अगर घर में 5 लोग हो गए तभी आपको मैक्सिमम आपको 35 किलोग्राम में वो हाउस होल्ड मिलेगा। तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ तो है कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो पीडीएस है उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो हम पॉवर्टी है उसे ऊपर लाने के लिए, जीरो हंगर लेने के लिए जो इंडिया में प्रयास हो रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रयास है या जो पॉलिसी बना के हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमें और चेंजेस करने की ज़रूरत है। वहाँ पे कहीं ना कहीं अमेंडमेंट चाहिए। तो देखिए, तो हमारे सामने वो कुछ डाटा भी है कि ड्रास्टिक रिडक्शन इन द एंटाइलमेंट ऑफ द 3 मेंबर फैमिली गेट्स 21 किलोग्राम इंस्टेड ऑफ 35 किलोग्राम। तो ये भी है कि जो पूरा स्मॉल फैमिली है उसे कम भी दिया जाएगा, क्योंकि 35 के बदले मैक्सिमम 35 है। और अगर लार्ज फैमिली से मान लो कि 6 से ज़्यादा, तो वहाँ पे आपको कोई एडिशनल सपोर्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने मल्टीप्लिकेशन किया कि अगर 7 किलोग्राम अगर एक पर्सन के हिसाब से देखें, अगर 3 लोग फैमिली में हो गए तो वो 7 × 3 यानी कि आपको 21 ही मिलेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम आप 5 मेंबर तक का ही आपको जो भी है हाउस होल्ड में अंत्योदय आपको जो हेल्प मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से, वो मैक्सिमम 35 है। तो अगर 5 से ज़्यादा अगर आपके यहाँ पे फैमिली मेम्बर्स है तो कहीं ना कहीं आपको एडिशनल वहाँ पे सपोर्ट नहीं मिल रहा है, वो भी एक चीज़ देखने वाली है। तो कहीं ना कहीं प्रोस कॉन्स सभी जगह पे होते हैं। ठीक है, यही है। देखिए 15.75 लाख आउट ऑफ हाउस होल्ड है वो फ्यूअर देन 5 मेंबर्स, तो वहाँ पे उन लोगों के लिए बेनिफिट है। अगर तमिलनाडु का इम्पैक्ट देखें तो इतने लोग अफेक्टेड नहीं है। ठीक है, सब मोस्ट लोगों को अच्छी तरीके से खाना पीना मतलब उन्हें जो भी है उनके बेसिक ज़रूरत के हिसाब से जो उन्हें अन्न मिल रहा है वो उन्हें मिल ही रहा है। और अगर रिजल्ट की बात करें, ड्रॉप इन मंथली टोगरिज्म एलोगेशन ऑफ द स्टेट, तो ये एक चीज़ है। दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करें, देखिए करंट रियलिटी क्या है आईसीएमआर की, कार्बोहाइड्रेट सप्लाई 62.3% ऑफ द डेली एनर्जी इन इंडिया एंड हाईएस्ट कैप इंटेक इज लिंक्ड टू द 30% हायर odds ऑफ टाइप 2 डायबिटीज। एंड टारगेट 2 क्या है कि इन 2024 कार्बोहाइड्रेट शुड मेक अप नो मोर देन 45% ऑफ डेली एनर्जी। तो देखिए ये क्या कहने की कोशिश करें कि जो हमारे फूड से, ठीक है ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। मान लो कि हमारी एक लंच में हम जो अपना लंच है उसमें किस तरीके से हम लेते हैं। तो मान लीजिए कि हमने एक सब्जी ली, ठीक है, एक ग्रीन सब्जी और एक अपनी कठोर वाली सब्जी। ठीक है, फिर अपने एक लेते हैं अपनी दाल, फिर अपनी रहते हैं राइस, और अपना रहते एक रोटी। तो उसमें से जो राइस और रोटी है उसमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और दाल में, और इस दाल में अपना जो न्यूट्रिशन और प्रोटीन जैसी चीज़ें होती है। तो यहाँ पे इनका कहने का मीनिंग ये है कि हमारे इंडिया में जनरली लोग कार्ब्स का, जिसे हम कार्ब्स भी बोलते हैं, कार्ब्स का जो अपना यूज़ है वो ज़्यादा कर रहे हैं और कार्ब्स को ज़्यादा इंटेक कर रहे हैं। तो अगर आप जैसे ही कार्बोहाइड्रेट्स को ज़्यादा इंटेक करते हो, कहीं ना कहीं आप प्रोन हो जाते हो डायबिटीज से। ठीक है, डायबिटीज़ कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स लेने की वजह से हो रही है। डायबिटीज़ क्या है कि आपका जो इंसुलिन है वो एक प्रॉपर जो अपना मेज़र है उसमें नहीं बन रहा है, और जिसकी वजह से आपके इंसुलिन वहाँ पे नहीं है। इसकी वजह से जो आपका ग्लूकोज है उस ग्लूकोज का आपका इंटेक नहीं हो रहा है सेल के द्वारा, और उस ग्लूकोज का जो ग्लूकोजिनोसिस नहीं हो रहा है। वो थोड़ा साइंस का टॉपिक है, बट यही चीज़ है कि अगर आपके ग्लूकोज जो है, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो अगर आपका ग्लूकोज अगर आपके ब्लड में ही घूम रहा है, ठीक है, ब्लड में अगर फ्लो कर रहा है, तो वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं डायबिटीज़ है। अगर उसका जो स्टोर हो जा रहा है ग्लूकोनियोजिनेसिस से, ग्लूकोनियोजिनेसिस, ठीक है,
तो फिर आपको डायबिटीज़ नहीं है। और ये स्टोरेज में हेल्प कौन करेगा, ये स्टोरेज में हेल्प करेगा इंसुलिन। ठीक है, तो यही यहाँ पे चीज़ें चलती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स का हम इंटेक ज़्यादा कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा डायबिटीज़ बढ़ रही है। और डायबिटीज़ एक ऐसी डिसीज़ है कि जो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, जो आपके डेली रूटीन से। तो यहाँ पर भी जो अपना डाटा है उसमें यही बताया जा रहा है कि जो अपना जो कार्बोहाइड्रेट है उसका प्रमाण हमारा कितना, अगर मान लो कि हमारा 100% जो अपना पूरी थाली है खाने की, तो उसमें से 62% जो अपना पूरा उसमें खाना है वो किसका है, कार्ब्स का है। ठीक है, बाकी का जो खाना है उसमें अपना प्रोटीन हो गया और उसका न्यूट्रिशन और दूसरी न्यूट्रिशन हो गए। तो हमें ये मैक्सिमम 45 लेना है। तो अगर मान लो कि 100% की हमारी पूरी थाली है खाने की, तो उसमें से सिर्फ मैक्सिमम 45% में कार्ब्स होना चाहिए, बाकी 55% में अपना प्रोटीन, ठीक है, और न्यूट्रिशन होने चाहिए। तो यही एक अपना टारगेट है कि जो टारगेट हमें अचीव करना है, जिसकी वजह से जो हमारे देश में जो लोगों में जो डायबिटीज़ का प्रमाण बढ़ रहा है, ठीक है, वो डायबिटीज़ का प्रमाण भी कम हो जाए। हालांकि डायबिटीज़ के और सारे रीज़न हो सकते हैं कि आपका जो स्लीप मोड है वो आपका इरेगुलर स्लीपिंग आपकी होनी, स्लीप मोड आपका इरेगुलर होना, फिर आपका खाना पीना इरेगुलर होना कि आप कई बार 1 बजे खा रहे हो दोपहर को, कई बार आप 3 बजे खा रहे हो। तो वो आपका इरेगुलर, जब आप इरेगुलर होते हो अपने किसी भी काम पे, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे वो आपको प्रोन करते हैं डायबिटीज़ से, वो भी एक कारण है। ठीक है, बाकी अगर हम पीडीएस की बात करें, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, तो देखिए जब भी अगर हम कभी भी देखते हैं जो अपना फरवरी मार्च में जो अपना बजट बाहर पड़ता है, तो अपने बजट में भी वहाँ पे आपको बताया होगा कि कितने % जो भी अपने बजट है उसमें से हमने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में गवर्नमेंट ने दिए हैं। तो कहीं ना कहीं एक % भी बजट का हमें पीडीएस में जा रहा है। तो गवर्नमेंट पूरी अपनी ट्राई कर रही है कि जितना हो सके वो गरीबी को दूर करे और जीरो हंगर को दूर करे, गरीबों को नहीं, गरीबी को दूर करे, जिसकी वजह से जो उनका बजट का % पीडीएस में जा रहा है, ठीक है, वो उस % को दूसरे अपने जो काम है, जो अपनी देश की ज़रूरत है वहाँ पर भी वो लगा सके, जिसकी वजह से हमारा और ग्रो हो सके और देश का और ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके। तो जो भी पीडीएस है, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो कि हम पुअर ऐसे लोग हैं जो बिलो द पुअर्टी लाइन है, ठीक है, जिन्हें हम बीपीएल कहते हैं, उन बीपीएल लोगों को वो खाना प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो भूखे न रहे, जीरो हंगर है, और वो अपनी लाइफस्टाइल को मतलब अच्छे से नॉर्मली जी सके और वो कुछ और काम करके कर सकते। क्योंकि देखिए बिना खाए पिए तो कोई भी इंसान जो है वो अच्छा काम नहीं कर सकता, चाहे कोई स्टूडेंट हो, उसे पढ़ना हो, चाहे किसी को जो भी अपना हार्डवर्क करनी हो, मजदूरी करनी हो, कुछ भी चीज़ करनी हो, तो उन्हें खाना तो चाहिए। तो इसलिए गवर्नमेंट का ये टारगेट है कि आपको पीडीएस के थ्रू किसी भी बीपीएल जो भी बिलो द पुअर्टी लाइन है उन लोगों को खाना पहुंचाया जाए। बट अभी ये हमें देखने की चीज़ है कि जो हमारा गवर्नमेंट का रूल्स है 35 मैक्सिमम किलोग्राम वाला, उसके हिसाब से कितनों को बेनिफिट है, कितनों को नहीं। अगर लार्ज फैमिली वहाँ पे साथ में है, जिनकी फैमिली मेंबर अगर 5 से ज़्यादा है तो उनको कहीं ना कहीं नुकसान है। अगर 5 से कम उनके फैमिली मेंबर है, 5 या 5 से कम, तो उनके लिए एक बेनिफिट है। तो सभी जगह सभी पॉलिसी में प्रो कॉन्स तो रहते हैं, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट जो भी एक पूरी पॉलिसी बनाती है वो पॉलिसी पूरे देश के लिए बनाती है। तो कई देश के स्टेट में या कई एरिया में ऐसा होगा कि जहाँ पे फैमिली में मेंबर्स ज़्यादा है, कहीं में ऐसा होगा कम है, तो वो ओवरऑल सब कुछ देख के बनाती है। तो इस तरीके से पॉलिसी तो ठीक है, बट उस तरीके से उसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से गवर्नमेंट करेगी, कहाँ पे वहाँ पे वो चीज़ें चलने वाली है, वो देखने की यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी हमें कार्ब्स का जो अपना लेवल है वो कम ही रखना है, जिसकी वजह से हम डायबिटीज़ से प्रोन ना हो। क्योंकि डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर ऐसी कुछ डिसीज़ है या जो बीमारी है कि जो और डिसीज़ को भी ले आती है, और हमारा जो इम्यूनिटी पावर है उसे कहीं ना कहीं वो लो कर देती है, इम्यूनिटी पावर हमारा वीक हो जाता है ऐसी कई बीमारी की वजह से। तो हमें ये भी एक ध्यान रखने जैसी चीज़ है। बाकी गवर्नमेंट की ऐसे जो प्रधानमंत्री आयुष आरोग्य मंदिर है या जो भी चीज़ें चल रही है, ठीक है, तो प्रधानमंत्री की कई सारी योजना चल रही है देश में अलग अलग लोगों के लिए। उज्ज्वला योजना है, उजाला योजना है, फिर सभी ऐसी चीज़ें चल रही है। तो उस तरीके से गवर्नमेंट पूरी तरीके से सपोर्ट कर रही है कि हमारे देश के जो भी ऐसे जो सिटीजन है कि जो बिलो पुअर्टी लाइन है या जिनको एक्चुअल में नीड है किसी भी तरह की हेल्प की, तो वो उन्हें पूरी तरीके से हेल्प कर रहे हैं। और उन्हें अबो पुअर्टी लाइन बनाने के लिए, वो पुअर्टी लाइन से ऊपर आ जाए, गरीबी से बाहर आ जाए, उसके लिए गवर्नमेंट प्रयास कर रही है। और कई सारे डाटा भी ऐसा है कि कई जो भी पॉपुलेशन है, कुछ % पॉपुलेशन वो गरीबी के ऊपर आ भी चुकी है, ठीक है। तो ऐसी सभी चीज़ें यहाँ पे चलती रहेगी। बाकी
मेन तो यही चीज़ है। देखिए यहाँ पर भी मेंशन है कि जो मूव अवे फ्रॉम द सीरियल सोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंड सप्लाई प्रोटीन रिच फूड्स पल्सिस लोकल मिलेट्स एंड हेल्दी एडिबल। देखिए यहाँ पे हमें एक और चीज़ यहाँ पे देखनी है कि जहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि हमें खुद पता है कि जब हम यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर इन द सेंस कि एग्रीकल्चर वाला जो पोर्शन आता है, हमें पता है कि हमारे यहाँ पे एक वीट यानी कि गेहूँ और जो अपना राइस है उसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। और ये दोनों प्रोडक्ट ही ऐसे ऐसे सीरियल्स है, ठीक है, धान है कि जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए चीज़ है, क्योंकि जो राइस है वो सबसे ज़्यादा इंटेक होती है साउथ के राज्यों में, साउथ स्टेट, और जो अपने वीट है वो सबसे ज़्यादा इंटेक होती है नॉर्थ स्टेट में। तो ओवरऑल अगर हम इंडिया की बात करें तो कहीं ना कहीं काप्स का जो एक प्रमाण, एक चीज़ लेवल है वो हाई है सभी जगह पे। बट अगर हम उसके जगह हम मिलेट्स की बात करें, ठीक है, जो मिलेट्स डे भी अब हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद अगर हम पल्सेस की बात करें तो वहाँ पे आपको मिलेट्स, एक्चुअल में मिलेट्स जो है वो वीट और राइस से न्यूट्रिशन की अगर हम कंपेयर करें तो न्यूट्रिशन में मिलेट्स सबसे ज़्यादा है वीट और राइस की कंपेयर में। अगर हम बात करें तो साइंटिफिक तरीके से भी देखें तो मिलेट्स में न्यूट्रिशन ज़्यादा है। तो मिलेट्स में कौन कौन सी चीज़ें आएगी? एक बाजरा आएगा, एक ज्वार आएगा, फिर एक रागी आएगी। तो वो सभी मिलेट्स हैं, इन सब के हम चीज़ें रोटी बना सकते हैं और वो तरीके से उसका यूटिलाइजेशन कर सकते, उसका इंटेक कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सबसे अच्छी चीज़ है न्यूट्रिशन के वाइज। अगर आप पल्सिस की बात करें, पल्सिस यानी कि कठोल, तो कठोल में सबसे ज़्यादा, पल्सिस में सबसे ज़्यादा क्या होता है? प्रोटीन होता है। और हमें ऑल ओवर बॉडी ग्रोथ के लिए प्रोटीन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। तो कई बार हमने वैसे भी देखा है, और आजकल के जो ट्रेंड जेनजी जो ट्रेंड चल रहा है, वहाँ पे लोगों में मतलब जिम वगैरह का भी जो है एक ट्रेंड है, एक शौक है। तो वहाँ पर जिम में भी हमें लोग बोलते हैं कि आप प्रोटीन शेक लीजिए। तो वो प्रोटीन शेक उसी की बात है कि अगर आपको मसल्स बिल्ड करने हैं, अगर आपको ओवरऑल बॉडी का ग्रो करना है, तो आपको प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा करना पड़ेगा, ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो प्रोटीन भी आपको पल्सिस से मिलेगी। फिर अगर आप बात करें तो आपको पनीर से मिलेगी, ठीक है। फिर आपको मिल्क या फिर मिल्क मेड जो भी चीज़ें वहाँ से आपको मिलेगी, ठीक है। फिर सोया से आपको मिलेगी, सोया भी जो चीज़ें वही है, सोयाबीन या फिर सोया चंक की बात करें। तो यहाँ पे यही बात हो रही है कि आपको जो है मिलेट का यूटिलाइजेशन बढ़ाना है, और आपको प्रोटीन रिच जो भी फूड्स है जैसे कि पल्सेस, उनका भी जो इंटेक बढ़ाना है, माफ कीजिएगा यूटिलाइजेशन नहीं, इंटेक बनाना। और जो एडिबल ऑयल्स है, ठीक है, एडिबल ऑयल्स का भी जो अपना इंटेक है वो अपना बढ़ाना है। सिर्फ अपन को कार्बोहाइड्रेट जहाँ से मिल रहे हैं, जैसे कि राइस हो गए, वीट हो गए, राइस और वीट का ही इंटेक नहीं बढ़ाना है या उसे ही नहीं करना है, बल्कि बाजरा, जुआर, रागी जैसे मिलेट का यूज़ करना है, इंटेक करना है। फिर पल्सिस, जैसे कि पल्सिस में सभी जो पल्सिस आ गई, अपने चना हो गया कि अपना चोरा हो गया, जो भी चीज़ें हैं उन सब का हमें यूटिलाइज अपना इंटेक बढ़ाना है। फिर हमें ऐसी प्रोटीन जहाँ से हमें मिल्क, सोया, पनीर जैसी चीज़ें मिले, उसका भी इंटेक बढ़ाना है, ठीक है। जिससे ऑल ओवर हमें कार्बोहाइड्रेट्स, फिर फैट्स, फिर प्रोटीन, फिर न्यूट्रिशन सभी चीज़ें मिले और ऑल ओवर बॉडी का ग्रोथ हो। अगर ऑल ओवर अपना बॉडी का ग्रोथ होता है तो आपका सभी तरीके से फिजिकली और मेंटली ग्रोथ होता है। तो आप स्टडी के बारे में बात करें या फिर आप अपने जो भी उसके बारे में बात करें, जॉब या बिजनेस वगैरह, उसमें भी आप अच्छी तरीके से अपना 100% दे सकते हो, क्योंकि आपके पास न्यूट्रिशन वगैरह है, तो आपका ग्रोथ अच्छे से होगा। तो यही एक टारगेट होना चाहिए पीडीएस में भी, कि जो अपना डाइट है वो डाइट डाइवर्सिफाई हो। डाइवर्सिफाई मतलब सभी चीज़ें होनी चाहिए, प्रोटीन भी हो, कार्ब्स भी हो, अपना मिलेट्स भी हो, जहाँ से आपको न्यूट्रिशन मिल सके। तो वही चीज़ें हमें करनी है, ठीक है। और पॉइंट बी की क्या बात करें तो 1.86 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिर कंडक्ट हेल्थ स्क्रीनिंग, डायबिटीज, हाइपरटेंशन जैसी चीज़ों को भी वो स्क्रीनिंग करते हैं। मतलब कि एक डाटा निकालते हैं कि कहाँ पे लोग, मतलब किस पर्टिकुलर एरिया में डायबिटीज या हाइपरटेंशन जैसी चीज़ें ज़्यादा है। तो उस तरीके से वहाँ पे जो प्रोवाइड करते हैं वो न्यूट्रिशनल काउंसलिंग, कि आपको इस तरीके से ये खाना बंद करना है, आपको ये खाना स्टार्ट करना है, इस तरीके का जो आपका न्यूट्रिशन है, इस तरीके से आपको फ्रूट्स लेने हैं, इस तरीके से ये आपको ग्रीन वेजिटेबल्स खाने, जिसकी वजह से जो आपके अंदर न्यूट्रिशन की कमी है वो न्यूट्रिशन आपको मिल जाए आपकी बॉडी को, और आपका ऑल ओवर ग्रोथ हो सके, ठीक है। तो यही दो टॉपिक थे। देखिए दोनों टॉपिक से हमने पीवाईक्यू ले रखे हैं। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं फॉरेन
कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जो FCRA एक्ट है, जहाँ पे हमने NGO की बात करी, जो फॉरेन फंडिंग की, तो वहाँ पे मेंस 2021 में क्वेश्चन एक आया था सिविल सोसाइटी और सिक्योरिटी से, कि कीपिंग इन व्यू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी, एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो क्वेश्चन है वो अपना 2021 में आ चुका है आपके मेंस में। तो ये आपको ये एक चीज़ याद रखनी है कि आपको 2021 में आ चुका है, तो आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। और वही क्वेश्चन देखिए यहाँ अपना जो यहाँ पे PDS है, PDS से एक क्वेश्चन 2022 में आ चुका है। तो ये हमें देखने की बात है और याद रखने वाली बात है। व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस ऑफ द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS इन इंडिया एंड हाउ कैन इट बी मेड मोर इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट। तो यहाँ पे लिखिए कि ये आपको 150 वर्ड्स में लिखने हैं जिसके 10 मार्क्स है, और ये आपको 250 वर्ड्स में लिखने हैं जिसके 15 मार्क्स है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो एडिटोरियल मैंने आपको बताया था, वो एडिटोरियल से यहाँ पे लिंक भी आपको दिया हुआ है, ठीक है, कि द 2026 अमेंडमेंट प्रोवाइड द मोस्ट करंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ इवेल्युएटिंग बैलेंस बिटवीन द स्टेट सिक्योरिटी apparatus एंड द CSO स्पेशल इकोनॉमी एंड द, ये इसमें क्या है, द ड्राफ्ट NFSA 2026 बिल एंड ICMR NIN गाइडलाइन ऑफर कटिंग एज पॉइंट ऑन मूविंग फ्रॉम द कैलोरिक न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी टू एड्रेस द PDS इफेक्टिवनेस। तो ये दोनों चीज़ें, ये दोनों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए हुए हैं दोनों टॉपिक से। तो आप देख सकते हैं कि सब ऐसे दो टॉपिक से क्वेश्चन UPSC में आते ही है, एक मेंस 2021 में आया और एक मेंस 2022 में आया। और ये मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, तो ये दोनों क्वेश्चन UPSC के ही है, यहाँ पे देखिए लिखा भी है, फिर भी मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, किसी स्टेट PSC के नहीं, UPSC के है। और सिलेबस आपको पता है कि पॉलिटी से आता है, इंटरनल सिक्योरिटी से आता है। क्यों इंटरनल सिक्योरिटी से आ रहा है फॉरेन फंड में? क्योंकि हमें पता है कि फॉरेन फंड का इस्तेमाल कई बार हवाला के पैसे की तरह होता है और उसका इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ में यूज़ किया जाता है, तो इसकी वजह से इंटरनल सिक्योरिटी में भी वो क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और दूसरा अपना जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है PDS, वो सोशल जस्टिस से आता है और इकोनॉमी से आता है। सोशल जस्टिस इसलिए क्योंकि हमें जीरो हंगर और नो पॉवर्टी वाले सस्टेनेबल गोल जो भी यूनाइटेड नेशंस ने दिए हैं, ठीक है, उसको हमें फॉलो करना है, उस गोल को हमें अचीव करना है कि जीरो हंगर हो, कोई भी हमारे देश में कोई भी सिटीजन हो वो भूखा नहीं रहना चाहिए, और जो पॉवर्टी है पॉवर्टी भी नहीं होनी चाहिए। हमें सभी को अबव द पॉवर्टी लाइन ABL में मतलब अबव द पॉवर्टी APL में लाना है, BPL में नहीं। तो वो भी हमारा सोशल जस्टिस में आता है। और इकोनॉमी में इस तरीके से आता है कि कितने % बजट से आपको कंट्रीब्यूशन हो रहा है, और क्या PDS कितना इकोनॉमी में मतलब एक इफेक्ट डालता है, किस तरीके से उसका सभी चीज़ें चलती है, ठीक है। तो वो सभी चीज़ें भी यहाँ पे चलती है। तो कितने मार्क्स का है, कितने अपना वर्ड्स में आपको लिखना है, सभी चीज़ें यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा आपको अच्छे से दिख लेता ताकि आपको अच्छे से ये क्वेश्चन दिखाई दे, ठीक है। देखिए, तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, कितने मार्क्स और कितना अपना वर्ड्स है वो भी मैंने आपको बता दिया है। दूसरी अगर मैं अपनी तरफ से देखूँ तो अपनी तरफ से मैंने जो क्वेश्चन बनाया, देखिए ये अपने प्रीलिम्स के लिए मैंने क्वेश्चन बनाया है। FCRA अमेंडमेंट 2026, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026। आपको स्टेटमेंट दिए हुए हैं और ऑप्शन भी है साथ साथ, हालांकि यहाँ पे आंसर और एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइडेड है, बट पहले आपको ट्राई करनी है कि आप खुद इसे सोल्व कर पाओ। और यही चीज़ यहाँ पे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA के लिए है कि विथ रेफरेंस टू द प्रपोज्ड ड्राफ्ट नेशनल फूड सिक्योरिटी अमेंडमेंट बिल 2026 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो ये दो जो अमेंडमेंट बिल है वो पास होते हैं या फिर उसमें कुछ चेंजेस होकर पास होते हैं, या जिस तरीके की चीज़ें होगी उसमें हमें नज़र रखनी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। जो मैंने आपको बताया 2021 और 2022 में ऑलरेडी इन दोनों टॉपिक से क्वेश्चन आपको UPSC में पूछ लिए गए हैं। तो फ्यूचर में भी आपके 2027 में या फिर वहाँ पे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो ये देखते हैं बिल में किस तरीके से क्या चीज़ होती है। और ये फिर से मैंने अपनी तरफ से आपको मेंस के लिए क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। अपनी ओर से मैंने ये क्वेश्चन बनाया कि द FCRA अमेंडमेंट बिल 2026 रेज अ क्रिटिकल कंसर्न रिगार्डिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड द स्पेशल ऑटोनॉमी ऑफ द सिविल सोसाइटी इन इंडिया क्रिटिकली एग्जामाइन। यहाँ पे नेचुरल जस्टिस और स्पेशल ऑटोनॉमी ऑफ सिविल सोसाइटी क्यों बात करें कि देखिए, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया या फिर किसी भी देश के सिटीजन के तौर पर, एक सिविल सोसाइटी के तौर पर आपकी भी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
कि अगर आपको पता चल रहा है कि किसी भी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में ऐसी इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ हो रही है, या फिर कैसे अगर आपके पास कोई चीज़ है तो आप गवर्नमेंट को बताएं, या फिर आप खुद ही इथिक्स को फॉलो करते हुए, नैतिकता को फॉलो करते हुए उस चीज़ को आप न करें। अगर आपको कहीं से भी प्रेशर आता है या फिर आपको कोई बोलता भी है कि आप इस काम में हमारा साथ दीजिए, तो आप एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, एज अ सिविल सोसाइटी आप गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कीजिए और ऐसे गलत कामों में आप हेल्प न कीजिए। तो वो भी एक यहाँ पे टॉपिक रहता है कि अगर आप एक ब्यूरोक्रेट की तरह सोचते हैं तो आप किस तरीके से एक कॉमन मैन की तरह सोचते हैं एक देश के लिए, ठीक है, आपका कंट्रीब्यूशन क्या है। तो उसमें इंट्रोडक्शन आप लिख सकते हैं, ब्रीफली डिफाइन द एफसीआर ऑब्जेक्टिव रेगुलेटिंग। जो भी मैंने आपको बिल बताया, अगर बिल पास होता है तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है वो सभी इंट्रोडक्शन में लिखे। फिर नेचुरल जस्टिस के ऊपर लिखे कि क्या ये प्री रिफ्यूजल हियरिंग है, कि उसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो शायद है कि आप अपील नहीं कर सकते, आप वही चीज़ें, तो उस पर भी आप डिस्कस कर सकते हैं कि क्या गवर्नमेंट इसमें भी थोड़ा लिबरल होकर कुछ ऐसी चेंजेस कर सकता था कि जो किसी एनजीओ के इंस्टीट्यूट के लिए अच्छा है, तो उस पर भी आप डिस्कस कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। फिर आपका स्पेशल ऑटोनॉमी के ऊपर है कि एक्सप्लेन द फुल सीज स्केच, कि जो चीज़ की बात करें कि अगर आपकी इंस्टीट्यूशन ओल्ड भी है, 10-15 साल पुरानी है, फिर भी अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा तो वो चीज़ पूरी की पूरी तरह सीज हो जाएगी। तो क्या ये भी एक्चुअल में सही बात हुई क्या, या ऐसे चीज़ें हमें करनी चाहिए या न करनी चाहिए? एज ए ब्यूरोक्रेट आप इसमें अपने जो भी है विचार वो रख सकते हैं कि आपके थॉट्स क्या है, क्या आपको लगता है कि ये गवर्नमेंट ने सही डिसीजन लिया है, क्या जो अमेंडमेंट बिल में मेंशन चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं सही है, कि यहाँ पर भी कुछ चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है। फिर ब्रीफली एक्नॉलेज द स्टेट्स नीड टू क्रब द इंटरनेशनल फंड मिस इश्यू। तो आपको इसमें भी लिखना है सिक्योरिटी के रीजन में भी, कि सिक्योरिटी के लिए की तो तरफ भी अगर हम देखें तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है। फिर कंक्लूजन की बात करें तो सजेस्ट द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी रेड ड्राफ्ट टू द इंक्लूड appellate rights balancing the national security with the thriving democratic civil society। देखिए यहाँ पे जेपीसी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी पे भी कई बार क्वेश्चन आ सकते हैं आपको प्रीलिम्स में भी, या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन पॉलिटी में, या फिर इसका आप यूज़ कर सकते हो ऐसे वगैरह में। तो आपको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के भी जो चीज़ें हैं उसके ऑब्जेक्टिव वगैरह वो भी आपको देखने, क्योंकि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी अगर हम इस गवर्नमेंट की बात करें तो बहुत ज़्यादा बार हमें ये चीज़ देखने को मिली है कि वहाँ पे गवर्नमेंट ने मतलब जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी रख दी है। अगर राज्यसभा और लोकसभा से बिल पास होने में कुछ हो रहा है तो डिस्कशन के लिए वो जेपीसी का डेवलप कर लेते हैं, ठीक है। तो उससे भी कई बार क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर दूसरा मैंने क्वेश्चन रखा है फूड सिक्योरिटी पे, टू टैकल द इंडियाज ड्यूअल बर्डन ऑफ अंडर न्यूट्रिशन एंड राइजिंग नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, द पीडीएस मस्ट ट्रांजिशन फ्रॉम कैलोरिक सिक्योरिटी टू न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, डिस्कस द इन लाइट ऑफ द प्रपोजल एनएफएसए रिफॉर्म्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको ये बताता है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ उन्हें खाना दे दो, सिर्फ आप उन्हें कैलोरी दे दो। कैलोरी कहाँ से आती है? कैलोरी आती है कार्ब्स से, कार्बोहाइड्रेट से। और कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ से? कि राइस हो गए, व्हीट हो गए, जैसे सीरियल्स से। तो यहाँ पे क्वेश्चन का मतलब ये हो रहा है कि सिर्फ आपको कैलोरी उन्हें प्रोवाइड नहीं करनी है, बट आपको एक्चुअल में उन्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है, कि जिससे उनका जो ओवरऑल सभी लोगों का ग्रोथ है वो हो सके, ठीक है। तो उस तरीके से आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने हैं, तो आपको वहाँ पे पल्सेस भी प्रोवाइड करनी है, आपको वहाँ पे मिलेट्स भी प्रोवाइड करने हैं। तो एक ये क्वेश्चन की डिमांड है। और जो यहाँ पे अंडर न्यूट्रिशन और राइजिंग नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ की बात करें तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ यानी कि डायबिटीज़, ठीक है। तो उस पर भी आपको डिस्कस करना है कि अगर अंडर न्यूट्रिशन कोई पर्सन होता है तो उसमें किस तरीके के ऐसे नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ हो गए, जो डिसीज़ कहीं ना कहीं आपको ओवरऑल किसी पर्सन और नॉर्मल पॉपुलेशन में अगर ये चीज़ ज़्यादा होती है तो कैसे वो इम्पेक्ट कर सकती है, ठीक है। तो उसमें इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं कि कॉन्ट्रास्ट के 52 से 23 वाला कॉन्ट्रास्ट जो मैंने आपको बताया। फिर आप इसमें 2026 का ड्राफ्ट लिख सकते हैं बॉडी में, कि जो अंत्योदय योजना है, ठीक है, उसका क्या क्या है। जो हमने बोला है कि 7 kg पर पर्सन पहले ओल्ड था, ठीक है, अब ऐसा है कि आपको 7 kg पर पर्सन तो मिल रहा है पर मैक्सिमम 35 है। तो अगर 5 तक किसी फैमिली मेंबर से किसी फैमिली में, तो वो तो सही। अगर 5 से ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं उनके लिए थोड़ा नुकसान की बात है, उन्हें इनका इतना बेनिफिट नहीं है, तो वो भी एक चीज़ है। फिर आप वो भी बोल सकते हैं कि जो कार्ब्स का उन्होंने ट्रांजिशन बोला था कि 62 से हमें 45 तक रखना है, तो वो भी एक न्यूट्रिशन वाली हम चीज़ बोल सकते हैं, जहाँ पे सीरियल पल्सेस जैसी हम मतलब मिलेट्स और पल्सेस जैसी चीज़ों को हम मेंशन करके उसका न्यूट्रिशन वाली चीज़ें बोल सकते हैं।
फिर पीडीएस और हेल्थ स्क्रीनिंग की बात करें कि ऐसी डिसीज़ की और क्या वो चीज़ 21st सेंचुरी में होनी चाहिए, किस तरीके से वो प्रॉपर चीज़ चलनी चाहिए। और जो हमारे सस्टेनेबल गोल्स है, जहाँ पे पहला गोल से नो पॉवर्टी और सेकंड गोल से जो अपना जीरो हंगर, वो उसको इंडिया किस तरीके से अचीव कर पाएगा जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि वहाँ पे 17 गोल्स है सस्टेनेबल गोल्स के, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजी, जिनके 17 गोल्स है, ठीक है, जो अलग अलग है, जेंडर इक्वालिटी और रिन्यूएबल एनर्जी है, फिर क्लीन एनर्जी है, फिर वाटर वाले है। वो सभी चीज़ों में ये जो पहले दो गोल है, पहला गोल है नो पॉवर्टी और सेकंड गोल है जीरो हंगर, तो उस दोनों चीज़ों को भी अगर हम फूड सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो किस तरीके से इंडिया इस दोनों गोल को भी अचीव कर सकता है, उस सभी चीज़ में आपको अपना पूरी तरीके से आंसर लिखना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको पीवाईक्यू पे देखिए पूरा टॉपिक डिस्कस किया, उसके बाद पीवाईक्यू आपको बताया कि कहाँ पे ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं, फिर प्रीलिम्स के क्वेश्चन बोले, और फिर मैंने अपनी तरफ से जो भी आपको क्वेश्चन बना के दिए थे वो भी आपको है। तो आपके पास अगर इस तरीके से देखें तो 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है, जिस पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने एक आपके लिए चेंजेस किया था कि जो यहाँ पे एफसीआरए का यहाँ पे क्वेश्चन था ना, वहाँ पे वो 150 वर्ड्स और 10 मार्क्स का था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वो चीज़ करके आपका 250 मार्क्स और 15 मार्क्स और 250 वर्ड्स का कर दिया, कि जिसकी वजह से आप इतना ज़्यादा भी लिख के आप एक बेनिफिट ले सके और आपको थोड़ा प्रैक्टिस भी ज़्यादा हो जाए। बाकी ये अपना पीडीएस वाला तो मैंने सेम ही रखा है, क्योंकि पीडीएस में आपको बहुत तरीके के जो कॉन्सेप्ट आते हैं, क्योंकि सस्टेनेबल गोल वाला आ गया, न्यूट्रिशन वाला आ गया, तो वो सभी चीज़ें आपको वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मेंशन करनी है, जिसकी वजह से वो आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो यही आज हम रखते हैं, जो 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट मुझे लगे आज द हिंदू से आप सबके लिए, वो मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस की है, ठीक है। तो बने रहिए प्रिज्म जीएस एंड बायोलॉजी के साथ। तो मैं ये सभी चीज़ें आपको पीडीएफ वगैरह आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, अपने टेलीग्राम चैनल है प्रिज्म जीएस एंड बायोलॉजी, ठीक है। और दूसरी जो उस टेलीग्राम चैनल्स की लिंक, इंस्टाग्राम की लिंक्स, वो सभी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा जल्दी अपने यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। तो उससे बने रहिए। बाकी अगर टेलीग्राम में आपको फिर भी आना है तो प्रियम जीएस एंड बायोलॉजी उसका नाम है, ठीक है। और उसमें अपना जो लोगो है यूट्यूब चैनल का, वही वहाँ पे लोगो या फिर प्रोफाइल पिक्चर रखा हुआ है, तो आप उसे पहचान पाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल दूसरे टॉपिक्स के साथ, ठीक है। तो हम बात करते हैं कल 14 अगस्त को कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक द हिंदू न्यूज़पेपर में होंगे जिस पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल।